क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए कुछ शॉर्ट आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में भी हम लोग 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी इसको सॉल्व करते जाइए और देख लीजिए यहाँ पे इनके आंसर्स आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आपको प्रोडक्ट सी बताना है। यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसमें कुल 3 अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो जो रिएक्शन है आपका टॉलुइन से स्टार्ट है और इसके 4 ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे मेंशन है। तो जो पहला आपका कंपाउंड है दैट इज टॉलुइन, और टॉलुइन का रिएक्शन सबसे पहले आपको कराना है KMnO4 के साथ। और आपको मालूम है अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी हाइड्रोकार्बन की या फिर कार्बोनिल कंपाउंड की चेन लगी होती है और उसका KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं तो ये इसका ऑक्सीडेशन कराता है और इसको कन्वर्ट कर देता है COOH में। मतलब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बेंजोइक एसिड होगा, ये होगा आपका A। उसके बाद इसका रिएक्शन कराना है SOCl2 के साथ। आपको मालूम है SOCl2 क्या करता है, कहीं पे भी एल्कोहलिक ग्रुप लगा होगा तो उसको हटाएगा, वहां पे अटैच करता है Cl, इसलिए जो प्रोडक्ट बी आना चाहिए वो हो जाएगा COCl। अब इसके बाद यहाँ पे H2PdBsO4, ये रिएजेंट आप याद रखना, ये एक नेम रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं रोजनमंड रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है, कोई भी आपके पास एसाइल क्लोराइड होगा उसका Cl हटता है, यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, मतलब इसको कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट आपका होगा वो होगा बेंजिल्डिहाइड। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ये बी वाला हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बाईयूरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें कह रहा है कि कौन है जो बाईयूरेट टेस्ट नहीं देगा। अब बाईयूरेट टेस्ट होता क्या है, कहीं पे किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड याद रखना, तो इस कंपाउंड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं Cu2+ एलॉन्ग विद बेस मींस NaOH या फिर KOH, कुछ भी आप यूज कर लो, तो यहाँ पे वायलेट कलर आता है। यही जो वायलेट कलर का अपीयरेंस है वो इंडिकेट करता है कि उस कंपाउंड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ऐसे सारे कंपाउंड जिसके अंदर आपको पेप्टाइड बॉन्ड दिखेगा उसका जब हम बाईयूरेट टेस्ट करेंगे तो वहां पे वायलेट कलर अपीयर होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होता है। इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड का मतलब ही हो गया पेप्टाइड बॉन्ड जहां पे मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट रहेगा। और जो यूरिया है, ये यूरिया डायरेक्ट बाईयूरेट टेस्ट तो नहीं देता, लेकिन जब हम इसके साथ इसकी हीटिंग करते हैं तो हीटिंग के बाद ये डिकम्पोज होता है और वहां पे पेप्टाइड ग्रुप इसके साथ आपको दिख जाता है, मतलब ये भी इस टेस्ट को देता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, इसलिए कार्बोहाइड्रेट बाईयूरेट टेस्ट नहीं देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फिनॉल डाइमेराइज इन बेंजीन हैविंग वन हाफ फैक्टर 0.54, व्हाट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे 4 ऑप्शन इसके मेंशन है, आपको बताना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा फिनॉल का जब उसको बेंजीन के अंदर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन हाफ फैक्टर से आप अगर निकालते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन तो एक फार्मूला यूज करते हैं, और वो फार्मूला क्या होता है, एल्फा इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई N-1। इसी फार्मूले को यूज करोगे आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन मिल जाएगा। अब एल्फा आपको बताना है, आई वांट ऑफ फैक्टर है जिसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन है 0.54, -1 कर दिया। अब नीचे जो N है वो क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने के बाद जनरेट होते हैं या कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन में कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ पे डाइमेराइज हो रहा है, डाइमेराइज हो रहा है इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलके सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे N की वैल्यू आपको लिखनी होती है 1/2 और उसमें से माइनस करना है 1। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 0.46 विद नेगेटिव साइन, और नीचे भी आपको आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 920 पॉइंट, ये 0.92 यहाँ पे आंसर हो गया। आप ऑप्शन चेक कर लो, ये आ जाएगा। अगर इसी को परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई आप 100 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 92%। तो परसेंटेज में 92 लिखना पड़ेगा, अगर आप डेसिमल में लिखते हो तो 0.92 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ C5H12 which give a single monochloro compound C5H11Cl in bright sunlight। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो ब्राइट सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है और कंडीशन क्या है कि आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट चाहिए। अब जनरली ये जो रिएक्शन है उसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई भी आपके पास हाइड्रोकार्बन होता है अगर इसका हम लोग क्लोरिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एल्काइल हैलाइड का मिक्सचर आपको मिलता है बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट।
और जितने अलग अलग टाइप के यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उस हर जगह ये सब्स्टिट्यूशन काज करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस कंपाउंड से सिंगल अगर मोनोक्लोरो कंपाउंड चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ऑल द हाइड्रोजन आर ऑफ सेम बिहेवियर। तो आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे सोचना पड़ेगा जिसमें सारे हाइड्रोजन एक जैसे दिखेंगे। तो उसका एक ही कंडीशन है कि आप एक कार्बन लो और उस पे 4 लगा दो CH3 ग्रुप लाइक दिस। और जब ऐसा स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे सब सेम बिहेवियर के आपको दिख रहे होंगे। इसलिए जब इसका क्लोरीनेशन आप कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो केवल सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन का सीक्वेंस है जिसमें फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है। इन रिएक्शन को बार बार कराने का बस मोटिव यही है कि अगर आप इन रिएक्शंस को बार बार करते रहोगे तो जो अलग अलग यहाँ पे रिएजेंट यूज होते हैं इनका आपको फंक्शन पता रहेगा, तो आसानी से आप कन्वर्जन भी कर पाओगे, रिएक्शन भी कंप्लीट कर लोगे, और भी कुछ अगर सीरीज के प्रॉब्लम आएंगे तो वो भी हो जाएंगे। तो SOCl2 का फंक्शन आपको मालूम है, OH को हटा के ये Cl लगाता है, इसलिए जो प्रोडक्ट A यहाँ पे आएगा इट इज C6H5CH2 एंड Cl। अब यहाँ पे जो KCN है वो क्या करता है, Cl को हटा के लगाता है Cn। तो जो प्रोडक्ट B यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा C6H5CH2 एंड Cn। अब उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करानी है। अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हो तो Cn कन्वर्ट होता है COOH में, इसलिए जो प्रोडक्ट C आएगा वो हो जाएगा C6H5CH2 एंड COOH। अगर यही हाइड्रोलिसिस पार्शियल होता तो याद रखना इसको, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट बदल जाएगा और ये जो Cn है वो फिर चेंज होता है CONH2 में, मतलब बनता है अमाइड। तो याद रखना जैसा भी रिएक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट लिखना है। ये प्रोडक्ट आएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे और ये प्रोडक्ट आएगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे। यहाँ पे केवल हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है इसलिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हम लोग कराएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I माइनस विद MnO4 माइनस इज। यहाँ पे जब हम बेसिक मीडियम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में जो I माइनस है वो चेंज होता है IO3 माइनस में। यहाँ पे कुल 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे IO3 माइनस आपको लिखना है। I माइनस कन्वर्ट होता है I2 में जब हम रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम। यहाँ पे मीडियम आपको मेंशन होगा, अगर मीडियम मेंशन नहीं रहेगा तो आप बेसिक मीडियम ही यूज करना, क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन है ये बहुत रेयर रिएक्शन है और मोस्टली यही रिएक्शन आपसे वो लोग पूछते हैं, तो इस रिएक्शन को आप याद रखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इन एन octahedral high spin complex with D5 metal ion configuration the CFSE value is। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और जब ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछी जाती है तो उसके लिए एक आपको यूज करना होता है फार्मूला। और फार्मूला क्या है उसके पहले आप देख लीजिए, जब हम डी ऑर्बिटल को ब्रेक करते हैं तो ये दो पार्ट में ब्रेक होता है ऑक्टाहेड्रल के केस में, जिसमें 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं T2G और 2 यहाँ पे ऑर्बिटल ऊपर होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं EG। तो जो T2G का यहाँ पे एनर्जी होता है ये होता है 0.4 और यहाँ से इसकी जो एनर्जी होती है 0.6 डेल्टा O के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसी एनर्जी को यूज करना है। अब ये वाला जो लाइन आपको डॉटेड दिख रहा है ये पेरेंटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उससे T2G की एनर्जी होती है कम, इसलिए यहाँ पे इस एनर्जी को हम लोग नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करते हैं। और जो ऊपर वाली एनर्जी होती है वो पेरेंटल एनर्जी से ज्यादा है, इसलिए इसको पॉजिटिव साइन के साथ शो किया जाता है। तो जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यूज करेंगे तो वहां पे साइन भी इनका यूज करना पड़ेगा। तो फार्मूला आप लोग याद रखना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑफ द T2G और मल्टीप्लाई होगा 0.4 और ये होगा नेगेटिव साइन के साथ, और इसी में प्लस कर देना है इलेक्ट्रॉन ऑफ EG मल्टीप्लाई 0.6। ठीक है, और साथ में यूनिट में आपको डेल्टा O लिखना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D5 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे T2G और EG में कितने होंगे। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं करानी है। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे D5 इलेक्ट्रॉन होगा और पेयरिंग नहीं कराओगे तो होगा क्या? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ, थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो T2G है उसके कुल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो लिखोगे -3 इंटू 0.4 प्लस Eg में कुल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 0.6। ये हो जाएगा आपका 1.2 विद नेगेटिव साइन, और दिस वन इज अगेन 1.2 विद पॉजिटिव साइन, और दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसको चेक कर लो। तो यहाँ पे जो आपका 0 ऑप्शन है वो दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन, इसलिए डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, मीन्स इसकी एनर्जी हो जाएगी 0। अब यही आपको पूछ सकता है टेट्राहेड्रल के केस में भी, और जब टेट्राहेड्रल का केस होता है तो उसमें T2G ऊपर हो जाता है, Eg नीचे हो जाता है, और मल्टीप्लाई में भी 0.6 से मल्टीप्लाई नीचे होगा, 0.4 से मल्टीप्लाई ऊपर होगा, और इस 0.6 वाले के साथ आपको नेगेटिव साइन लगाना होता है। ठीक है, जैसा प्रॉब्लम होगा वैसे आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 अलग अलग अरेंजमेंट है जिनको शो करना है। तो उसमें सबसे पहला है 2 ब्यूटेनॉल 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल रिएक्टिविटी अगेंस्ट ल्यूकास रिएजेंट आपको बताना है। अब ल्यूकास रिएजेंट के अगेंस्ट जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो आपको मालूम है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। मतलब कि आपका जो 3 डिग्री वाला होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो 2 ब्यूटेनॉल का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से 2 ब्यूटेनॉल आएगा, मतलब ये 2 डिग्री है। और 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल अगर बनाओगे तो प्रोपेन हो गया, ये 2 पे मिथाइल हो गया, और ये OH हो गया, यानी कि 3 डिग्री है। और एक है ब्यूटेनॉल नॉर्मल, मतलब कि ये है 1 डिग्री। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा ये आपका, उसके बाद ये आ जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला। इसका दूसरा पार्ट है, आपको अरेंज करना है इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे। तो इसमें एल्कोहल 3 लिखे हुए हैं, एक में 3 क्लोराइड लगाया हुआ है, एक में 3 फ्लोराइड लगाया हुआ है, और एक में कुछ नहीं लगाया हुआ। अब आपको मालूम है कि जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O के ऊपर जब बढ़ा देगा तो यहाँ से H+ का जो निकलना है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, और जब डिफिकल्ट हो जाएगा तो मतलब ये एसिडिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। एंड Cl also withdraw the electron and increase the acidity. But the electronegativity of the fluorine is more than the chlorine. इसलिए ज्यादा स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा मिडल वाला, सेकंड नंबर पे आएगा ये, और सबसे कम एसिडिक हो जाएगा ये फर्स्ट वाला। ठीक है, ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम है, उसको देख लो। उसमें आपसे पूछ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो एक आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, मतलब कि हाइड्रोकार्बन, एक एल्कोहल यहाँ पे दिया गया है, और एक एल्कोहल ये भी है, लेकिन ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री है। उसके बाद एक इथॉक्सी इथेन है, मतलब कि ईथर है। तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एल्कोहल से कम होगा, और हाइड्रोकार्बन का सबसे कम होगा। तो सबसे पहले 2 एल्कोहल में आप चेक कर लो। अब 2 डिग्री एल्कोहल का मतलब यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई है, और ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको लिखना है पहले एल्कोहल का। उसके बाद सेकंड नंबर पे दूसरा एल्कोहल आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ईथर आएगा क्योंकि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल मोमेंट काम करता है, और चौथे नंबर पे हाइड्रोकार्बन आएगा क्योंकि यहाँ पे केवल वांडर वाल फोर्स काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, वाई ग्रिगनार रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। आपने कहीं पे भी ग्रिगनार रिएजेंट अगर यूज किया होगा तो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं कंडीशन ड्राई ईथर। तो यहाँ पूछ रहा है कि इसको एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों यूज किया जाता है। तो उसका आंसर यही है कि ये बहुत ज्यादा एफिनिटी शो करता है रिगार्डिंग द प्रोटॉन, इसलिए कोई भी इसके साथ प्रोटॉन का कंपाउंड नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो प्रोटॉन को आसानी से ले लेता है, और जब आसानी से प्रोटॉन को लेगा तो फिर वो बना लेता है हाइड्रोकार्बन इस तरीके से। ये हाइड्रोकार्बन अलग हो जाएगा, और ये बना लेता है MgOH के फॉर्म में अलग हो जाएगा, इसलिए आप इसको प्रोटॉन नहीं देना चाहते। और जब वाटर साथ में यूज करोगे तो वाटर के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो उसके साथ रिएक्शन करके ये एल्केन बनाएगा, इसलिए इससे बचने के लिए हम लोग इसको ड्राई कंडीशन में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो, deficiency of which vitamin causes poor coagulation of blood, and second one is anemia। जो पुअर कोएगुलेशन होगा
तो वो जनरली होता है किसकी वजह से, जब विटामिन के बॉडी के अंदर कम हो जाता है, और इसी की वजह से हेमरेज की कंडीशंस आती है, जब कोएगुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो इसका आंसर लिखना है के। और दूसरा एनीमिया किसकी वजह से होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन B12। ये आपका बायोमॉलिक्यूल से प्रॉब्लम था। तो इतनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और आएंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।